हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। वास्तव में ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे और उससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी छोटी कक्षाओं में या प्रीवियस कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़े ही होंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। जैसे हम कह दें, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये तीन सरल रेखाएं हैं। ये रेखा ए हो गई, सॉरी ये रेखा ए बी, ये रेखा ए सी, ये रेखा ए बी, ये रेखा ए सी और ये रेखा बी सी हो गई। तो ये तीन रेखाएं हो गई। चलिए आगे चलते हैं। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया और ये शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया। हमें इसमें पढ़ना क्या है? हमें इसमें पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के बारे में। किसके बारे में? समरूप त्रिभुजों के बारे में। ठीक है, तो समझिए जरा समरूप त्रिभुज होता क्या है। हम पहले उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सर्वांगसम आकृतियां। किसके बारे में बात करते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही आसान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कांग्रुवेंट फिगर्स। चलिए अब ये जरा देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। सर्वांगसम, ये जो शब्द है सर्वांगसम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सर्व, माने सर्व अर्थात सभी। दूसरा शब्द है इसमें जो साइलेंट दिख रहा है, अंग, जिसका मतलब होता है भाग। और एक तीसरा शब्द है सम, जिसका मतलब होता है बराबर। तो सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया भाई? कोई एक ऐसी आकृति, दो या दो से अधिक कोई ऐसी आकृति जिसके सभी अंग आपस में क्या हो, जिसके सभी भाग आपस में क्या हो, बराबर हो। इस तरह की आकृति को हम कहते हैं सर्वांगसम आकृति, है ना। जैसे हम कह दें, थोड़ी देर के लिए समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी और ये सी। और ये दूसरा जो त्रिभुज है ये आपका त्रिभुज पी क्यू और आर। अब अगर हम कह दें इस त्रिभुज ए को उठाइए और इस त्रिभुज पी क्यू आर पे रखिए, तो त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए अगर त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी पे कौन साइड हो जाए, या ए पी पे हो जाए, बी क्यू के कौन साइड हो जाए और सी आर के कौन साइड हो जाए, तो ये दोनों ए और पी कौन साइड हो गए, बी और क्यू कौन साइड हो गए, सी और आर कौन साइड हो गए। तो ये आकृति त्रिभुज ए बी सी जो है, ये दूसरी आकृति त्रिभुज पी क्यू आर को पूर्ण रूप से ढक लेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो होगा ये पी क्यू के बराबर होगा, बी सी जो होगा ये क्यू आर के बराबर होगा और ए सी जो होगा ये आपका किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। और जब ये ढक लेंगे तो यहाँ ये जो एंगल ए होगा ये एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल आर जो होगा आपका एंगल सी के बराबर होगा। तो ये इस तरह की जो आकृतियां होंगी, ये आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां होंगी। तो सर्वांगसम होने के लिए सबसे जरूरी जो कंडीशन है, उसके लिए ये होना चाहिए, कोई भी आकृति हो, अगर उस आकृति का आकार
और एक चीज़ और, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ और। पहली चीज़ आकार और दूसरी चीज़ आमाप। दूसरी क्या चीज़ है? आमाप। तो अगर आकार और आमाप दोनों बराबर हों, आकार का मतलब होता है, आकार को हम अंग्रेजी में कहते हैं शेप। क्या कहते हैं बोलो? शेप कहते हैं। आमाप का मतलब होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं साइज। क्या कहते हैं भाई? साइज। जरा ध्यान से समझिएगा। तो अगर किसी भी आकृति के, या आप कह सकते हैं अगर किन्हीं दो आकृतियों के ये दो चीज़ आपस में बराबर हैं, आकार और आमाप, ये दोनों आपस में क्या हैं? समान हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो आकृति होगी वो कैसी आकृति होगी? बोलो, सर्वांगसम आकृति। कैसी आकृति होगी? सर्वांगसम। सर्वांगसम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, हमने आपसे ये कहा, आप कहेंगे सर आकार का मतलब, आकार का मतलब ये होता है किसी विशिष्ट समूह की आकृतियां, जैसे हम कह दें। और आमाप का मतलब कि वो छोटी है कि बड़ी है ना। जैसे हम कह दें, यहां समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज को हमने नाम दिया त्रिभुज ए बी, और ये हमारा रहा त्रिभुज सी। और एक दूसरा त्रिभुज हमने लिया, इस त्रिभुज को हमने क्या नाम दिया? त्रिभुज पी क्यू आर। अब जरा ध्यान से समझो, ये दोनों त्रिभुजों को देखो जरा। इस त्रिभुज की ये जो भुजा है ए बी, इस त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की जो भुजा है पी क्यू आर की, उस भुजा पी क्यू से छोटी है, ये छोटी है इससे, ये छोटी है इससे। ये दोनों आकृति वास्तव में है तो किस परिवार की आकृति हैं? त्रिभुज। किस परिवार की आकृति है? त्रिभुज। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि इन दोनों आकृतियों के ध्यान से समझिएगा, इन दोनों आकृतियों के आकार तो आपस में क्या है? आकार क्या है? बोलो भाई, आकार आपस में क्या है? समान है। आकार क्या है? लेकिन क्या नहीं समान है? बोलो, क्या ये दोनों आपस में, एक छोटी और एक बड़ी है, लेकिन आमाप क्या है? आमाप इसका क्या है, या इसकी जो साइज है वो आपस में क्या है? बराबर। साइज जो है वो आपस में क्या है? बराबर नहीं है। साइज जो है वो बराबर नहीं है। तो आप समझो जरा, हुआ क्या इसमें? कोई भी दो या दो से अधिक आकृति सर्वांगसम तभी कहलाएगी जब उन दोनों आकृतियों के आकार और आमाप दोनों समान हो, तो वो दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां कहलाएंगी? सर्वांगसम आकृतियां। यहाँ आकार तो समान है, परंतु आमाप दोनों आकृतियों की, एक आकृति छोटी है, दूसरी आकृति क्या है? बड़ी है। ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांगसम नहीं है। लेकिन हम अगर कह दे, समझो एक अन्य उदाहरण और हम समझते हैं। मैं अगर कह दूं, यहां समझो, अगर ये एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है ओ है, और इसकी जो त्रिज्या है वो सपोज कर लीजिए स्मॉल आर है। एक और वृत्त हमने बनाया, इसका भी केंद्र ओ डैश है, और ये आपका सपोज कर लीजिए बी है, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी स्मॉल आर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस वृत्त को उठा करके यहाँ रख दें तो ये वृत्त इस पूरे दूसरे वाले वृत्त को पूरी तरीके से ढक लेगा। बोलो, क्योंकि इसकी भी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर। अगर हम देखें तो ये दोनों जो आकृतियाँ हैं, ये जो दोनों आकृतियाँ हैं, ये वास्तव में किस परिवार की आकृतियाँ हैं? ये दोनों जो है किस परिवार की आकृतियाँ हैं? वृत्त परिवार की, अर्थात इनके आकार बराबर हैं। अब आमाप की बात करते हैं। आकार इन दोनों आकृतियों के आपस में क्या है? आकार क्या है? समान है। और जब आकार समान है, यानी शेप जब इसका समान है,
तो जरा साइज के बारे में बात करें, ये भी 8 सेंटीमीटर की आकृति है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की ये भी, यानी आकार बराबर किसके है, आकार भी समान और आमाप भी समान, आकार भी समान और आमाप भी समान, आकार और आमाप यानी साइज, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बोलो भाई, ये दोनों आपस में समान हो गए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों आकृतियां होंगी, ये जो दोनों आकृतियां होंगी, ये जो दोनों आकृतियां होंगी, ये वास्तव में कैसी आकृतियां होंगी, सर्वांग सम। ये दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां होंगी, सर्वांग सम आकृति। बात समझ में आई कि नहीं? तो कोई भी दो या दो से अधिक आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब उन दोनों आकृतियों के आकार और आमाप दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बोलिए भाई, दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो उन दोनों आकृतियों को हम कैसी आकृति कहेंगे, सर्वांगसम आकृति। कैसी आकृति कहेंगे, सर्वांगसम। चलिए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो जरूर हमको बताएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं समरूप आकृति की। ध्यान से समझिएगा, समरूप। समरूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, समझिए जरा ये क्या होता है भाई, क्या होता है सिमिलर फिगर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। समरूप आकृति का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है समान आकार की आकृति। यानी अगर कोई दो आकृति हैं, जिन दोनों आकृतियों के आकार समान हैं, उन आकृतियों को हम समरूप आकृति कहेंगे। कैसी आकृति कहेंगे, समरूप आकृति। जैसे हम कह दें, जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया यहाँ, या सपोज कर लीजिए मैं ही कह दूं, मैं अपनी 4 फोटो निकलवाया और चारों फोटो में जो है एक साइज की हैं और चारों में मैं ही हूँ, चारों फोटो में मैं ही हूँ। ये मेरी सुंदर सी फोटो है, माफ़ कीजिएगा, सुंदर तो मैं हूँ नहीं। ये चारों फोटो है मेरी। अब समझो जरा, ये चारों फोटो, जो चारों फोटो है मेरी, ये चारों की चारों आकृतियां जो होंगी, ये आकृतियां कहलाएंगी समरूप आकृति। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। क्या इन चारों आकृतियों में किसी और की फोटो है, बोलो, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं। तो जब चारों में मैं ही हूं, तो ये समान आकार की आकृति हुई कि नहीं? तो इस तरह की आकृतियों को हम कौन सी आकृति कहेंगे, समरूप आकृति। वे सभी आकृतियां जिनके आकार आपस में समान हो, उन आकृतियों को हम कौन सी आकृति कहेंगे, समरूप आकृति। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज की, जो हमारा टॉपिक है। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। चलिए क्या होता है भाई ये,
ध्यान से समझिए। समझिए जरा, समरूप त्रिभुज क्या होगा भाई? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपातिक हो। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, और एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज पी क्यू और आर। अब इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? अगर इस त्रिभुज का कोण बी इस दूसरे त्रिभुज के संगत कोण बी का मतलब कोण क्यू के क्या हो? बराबर। यानी कोण बी बराबर किसके हो? कोण क्यू के। कोण सी जो है, ये कोण सी बराबर हो कोण आर के, यानी कोण सी बराबर हो किसके? कोण आर के। कोण सी बराबर हो किसके? कोण आर के। और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा, है ना? और कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के। ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए। यानी किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण या दो कोण भी आप कह सकते हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कोण समरूपता प्रमेय से कोण समरूपता प्रमेय से आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह ये होता है इस तरीके से, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब अगर ये समरूप हो गए तो समरूप के लिए एक और शर्त होती है। हमने क्या लिखा है कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, भाई जब दो बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा, है ना? और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। संगत भुजाएं समानुपातिक होने का मतलब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है ना? ये सपोज कर लीजिए 5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 6 है और ये आपका 12 है। ध्यान दीजिएगा, समानुपातिक होने का मतलब अगर हम कह दें, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इस क्रम को ध्यान दीजिएगा जरा, 1 2 3, 1 2 और 3। जरा इन भुजाओं के, इन त्रिभुजों की भुजाओं का जरा अनुपात निकालिए, संगत भुजाओं का। मैं आपसे कह दूं ए बी बटा, जरा ए बी लिया हमने तो यहाँ क्या लेंगे? पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 2। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 4। 2 एकन्नम 2, 2 दूना, ये वैल्यू कितनी है बोलो? 1/2। चलिए यही निकाल देते हैं। इसी प्रकार चलिए यहाँ कर देते हैं। इसी प्रकार BC की वैल्यू निकालिए, BC बटा QR कितना होगा बोलो? 5/10, 5 एकन्नम 5, 5 दूना, ये वैल्यू किसके बराबर आई? 1/2। अब निकाल लेते हैं AC बटा PR निकाल लेते हैं, तो ये आपका 6/12 यानी 1/2। अब जरा देखो इन तीनों का जो अनुपात आया, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR बराबर कितना आया बोलो? 1/2। तो इनका अनुपात नियत है कि नहीं? तो नियत है ना। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी नियत है ना, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप।
लेकिन सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है कि इनके दो कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर दो बहुभुज हैं, दो बहुभुज हैं तो पहली कंडीशन, पहले बहुभुज का दो कोण, पहले का दो कोण दूसरे के दो कोण के क्या हो, बराबर। दूसरे के दो कोण के क्या हो, बराबर। और फिर उसके बाद दूसरी, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो ये सब नेसेसरी कंडीशन थी समरूप होने के लिए, है ना। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो एक बार आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा जहाँ ना समझ में आया होगा। तो ये इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दी कि क्या होते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, है ना, और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, कब दो त्रिभुज समरूप होंगे, क्या कंडीशन होती हैं समरूप होने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। इसके आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको ये बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आपको बताएंगे, जिस थ्योरम का नाम होगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए ग्रेट टाइम।